कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया, जिसके बाद फिर से वही हुआ जो पिछले 2 सालों से होता आ रहा है। कुछ लोग बिना इस स्कीम के बारे में जाने ये बोलने लगे कि भारत सरकार देश की संपत्ति को बेच रही है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब सरकारी संपत्ति को बेचना नहीं है, बल्कि जिनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उनसे इनकम कमाना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जिसके बाद आपके सारे डाउट जैसे कि भारत सरकार देश की संपत्ति को बेच रही है या नहीं क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जैसे ही भारत सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया, तो इस स्कीम के बारे में जानने से पहले ही कुछ लोग ये बोलने लगे कि भारत सरकार 6 लाख करोड़ की सरकारी संपत्ति को बेच रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सरकार कोई भी एसेट बेचने नहीं जा रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत भारत सरकार का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को मोनेटाइज करना है, जिसमें एनर्जी से लेकर रोड और रेलवे सेक्टर शामिल है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पूरी तरह से ब्राउनफील्ड एसेट को मोनेटाइज करने से संबंधित है। आसान भाषा में बोलूं तो जो एसेट इस समय अंडर यूटिलाइज्ड है, जिससे भारत सरकार को एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस एसेट को भारत सरकार प्राइवेट कंपनीज को 10-15 सालों के लिए लीज पे दे रही है, बेच नहीं रही है। सरकार का इस संपत्ति पर मालिकाना हक बरकरार रहेगा, यानी सरकार इससे जुड़े फैसले ले सकती है। और जैसे ही लीज का टाइम पूरा हो जाएगा, प्राइवेट कंपनीज ने जो एसेट सरकार से लिया है वो सरकार को वापस कर देगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो आपके पास 2 घर हैं, एक में आप रहते हो और एक घर में आप कभी कभार जाते हो। साल में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 बार आप अपने दूसरे घर में जाते हो, पर मेंटेनेंस आपको दोनों घर की करनी पड़ती है। इससे आपका खर्चा बढ़ता है। तो अपने इस खर्चे को कम करने के लिए आप किसी प्राइवेट फर्म से टाई अप करते हो, जो वीकेंड में आपके दूसरे घर में फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराने लगता है। अब इससे आपको फायदा होने लगता है। जो घर पहले खाली रहता था उससे आपको अर्निंग होने लगती है, जिससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आराम से निकल जाती है। साथ में आपके घर का रख रखाव भी होता रहता है। यही सेम चीज भारत सरकार भी कर रही है। भारत सरकार के जो एसेट पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं है, इस स्कीम से अब भारत सरकार उन एसेट को प्राइवेट कंपनीज को लीज या किराए पर दे रही है, जिसकी एवज में भारत सरकार प्राइवेट कंपनी से एक फिक्स्ड अमाउंट लेगी। प्राइवेट कंपनी ही इसे मेंटेन करेगी और एक तय समय 5 साल, 10 साल या 15 साल के बाद सरकार को एसेट वापस कर देगी। सरकार का इरादा सरकारी संपत्तियों से किराया वसूल करना है, ना कि उन्हें बेचना है। भारत सरकार ने इस स्कीम से 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट सेट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक भारत सरकार का टारगेट इस स्कीम से 88,190 करोड़ रुपीस जुटाने का है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक भारत सरकार का टारगेट इस स्कीम से 1,62,422 करोड़ रुपीस जुटाने का है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक भारत सरकार का टारगेट इस स्कीम से 1,79,544 करोड़ रुपीस जुटाने का है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक भारत सरकार का टारगेट इस स्कीम से 1,67,345 करोड़ रुपीस जुटाने का है। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। ये स्कीम मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी। तो 4 साल में भारत सरकार ने इस स्कीम से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट सेट किया है। आइए अब जानते हैं कि भारत सरकार कौन कौन से एसेट लीज पे दे रही है। इस स्कीम में रोड्स का कंट्रीब्यूशन 27% होगा, रेलवे का 25%, पावर ट्रांसमिशन का 8%, पावर जनरेशन का 7%, टेलीकॉम का 6%, वेयर हाउसिंग का 5%, माइनिंग का 5%, गैस पाइपलाइन का 4%, अदर पाइपलाइन का 4%, एविएशन का 3%, अर्बन रियल एस्टेट का 2%, पोर्ट्स का 2%, स्पोर्ट्स स्टेडियम का 2% कंट्रीब्यूशन होगा। नंबर की बात करें तो भारत सरकार 4 सालों में 26,700 किलोमीटर के हाईवे को लीज पे देगी और उससे 1,60,000 करोड़ रुपए कमाएगी। भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ मार्च 2021 तक 1,51,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। भारत सरकार सिर्फ 18% हाईवे को लीज पे दे रही है। रेलवेज की बात करें तो भारत सरकार 4 सालों में
400 स्टेशन और 150 ट्रेन को लीज पे देगी और उससे 1.5 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। 400 स्टेशन सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे स्टेशंस को भारत सरकार लीज पे दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 400 स्टेशन भारत के टोटल स्टेशंस का सिर्फ 5.5% है। इसके अलावा भारत सरकार जो 150 ट्रेन को लीज पे दे रही है उसमें से 90 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, जो टोटल ट्रेन का सिर्फ 5% है। भारत सरकार आने वाले 4 सालों में 42,300 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस को लीज पे देगी और उससे 67,000 करोड़ रुपीस कमाएगी। 8,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन से भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए कमाएगी। 5,000 मेगावाट पावर एसेट को लीज पे देके भारत सरकार 32,000 करोड़ रुपए कमाएगी। 4,000 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन से भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए कमाएगी। 21% BSNL MTNL टावर को लीज पे देके भारत सरकार 39,000 करोड़ रुपीस कमाएगी। 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट से भारत सरकार 32,000 करोड़ रुपए कमाएगी। 21 एयरपोर्ट और 31 पोर्ट को लीज पे देके भारत सरकार 34,000 करोड़ रुपए कमाएगी और 2 स्पोर्ट स्टेडियम को लीज पे देके भारत सरकार 11,000 करोड़ रुपए कमाएगी आने वाले 4 सालों में। इस स्कीम से भारत सरकार जो 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी, उन पैसों को भारत सरकार वापस से इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्च करेगी, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा और बहुत सी जॉब्स भी जनरेट होंगी। अब ये जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही है। तो ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। बहुत से लोग आज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया, क्योंकि 1990 तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग एक बराबर थी। फिर उसके बाद चाइना ने ऐसा क्या किया जिससे वो बीते 30 सालों में भारत से इतना आगे निकल गया। तो इसका सिंपल सा जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने बीते 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और साथ में एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश भी बन गया। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1992 से 2011 तक चाइना ने ऑन एन एवरेज हर साल अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, वहीं भारत ने सिर्फ 4.7%। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, उससे चाइना में नए बिजनेस खुलने लगे और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया। वहीं भारत ने शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, जिसके चलते भारत को 2022 तक सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन करने के लिए 50 ट्रिलियन रुपए लगभग $777 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक अगर भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे $1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। इसी सर्वे के मुताबिक अगर भारत को 2032 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो भारत को हर साल अपनी जीडीपी का 7 से 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना होगा। लगभग कम से कम हर साल भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे $200 बिलियन खर्च करना होगा, तब जाके भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। कोविड के कारण भारत का बजट गड़बड़ा गया है, भारत सरकार की रेवेन्यू गिर गई है, ऊपर से भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है, साथ में इकोनॉमिक पैकेजेस दे रही है। तो बजट को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही था, तो इसीलिए भारत सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर रोड्स हाईवे की कंस्ट्रक्शन में ₹1 खर्च होता है तो इकोनॉमी में ₹2.5 आता है। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब ₹1 खर्चा होता है तो इकोनॉमी में ₹2.5 आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती है, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को फायदा पहुंचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होने लगते हैं। जब सरकार बैकवर्ड एरिया में रोड बनाती है तो उससे अपने आप ही बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार कुछ बेच नहीं रही है, सिर्फ कुछ सालों के लिए अंडर यूटिलाइज एसेट्स को लीज पे दे रही है। अगर आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में और जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीति आयोग द्वारा बनाई गई नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की रिपोर्ट की लिंक दी है। उसमें पूरी डिटेल से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है और किसी पॉइंट को लेकर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही डिटेल रिपोर्ट है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।